वर्क एंड एनर्जी। वर्क की डेफिनेशन हमने देखी क्या थी, एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी और एक मैथमेटिकल डेफिनेशन थी। थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या थी, कर दियो? When an object moves, when a force acts on an object and due to that force object moves some distance, some displacement, covers some displacement, then it is said work is done. ये theoretical है, क्या वर्क हुआ है। कब होता है? फोर्स लगने के बाद फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर, तब वो कहते हैं इसने काम किया है। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है वर्क की, इट इज ए product of like what is the scalar product of force and displacement in the direction of force, displacement in the, it is a scalar product। आगे देखिए 11 12 में आप जाके पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट के मीन का जो प्रोडक्ट निकल के जो रिजल्ट आएगा उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि जब स्पेक्टर क्वांटिटीज एक दूसरे से इंटरेक्ट होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो रिजल्टेंट क्वांटिटी में भी डायरेक्शन हो सकती है, जो रिजल्ट निकलेगा उसमें भी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। जैसे आप पढ़ेंगे 10th में जाके आप पढ़ेंगे बहुत से फॉर्मूले क्या नाम है जिसका ताल्लुक जो है, जैसे दो से ज़्यादा क्या नाम है वेक्टर क्वांटिटीज एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है और जो रिजल्ट है उसमें भी डायरेक्शन है, मतलब उनकी आपस में इंटरेक्शन से पहले भी डायरेक्शन थी अलग अलग, और जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट हुई तो रिजल्ट जो आया उसमें भी डायरेक्शन, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम क्रॉस लगाते हैं कि भाई जो रिजल्ट है वो डायरेक्शन में है, मतलब उसका रिजल्ट में भी डायरेक्शन है। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी है अप्लाई एक दूसरे से इंटरेक्ट होने से पहले, लेकिन उनके रिजल्ट में कोई डायरेक्शन, तो उसके लिए हम डॉट लगाते हैं, मैं बता चुका, ठीक है। इसका यूनिट क्या बताया था हमने, वर्क का यूनिट जूल बताया था, ऐसा यूनिट जूल है। और मैंने आपको बताया था कि जब जूल ऐसा यूनिट से ऐसा यूनिट निकलता है, तो फॉर्मूले में आपने वर्क का यूनिट लिख दिया, बाकी चीज़ों की भी ऐसा यूनिट लिख दो और फिर उसको अपने वर्ड्स पे एक्सप्लेन कर दो। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन को 1, तो 1 इसलिए जो है इजीएस्ट वे, हमें आंसर 1 जूल चाहिए, तो 1 into 1 मल्टीप्लाई हो गए 1 आएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना, वो भी 1 है, वो मीटर है ना। तो ये SI यूनिट दोनों का लिख दिया। अब हम ये हमने रफ पे अमल कर लिया, अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। when 1 Newton force act on an object and it displaces object 1 meter, it displaces object 1 meter, then the work done will be 1 joule, then अब इसे धारा देंगे, then the work done will be 1 joule। इजीएस्ट डेफिनेशन है, फॉर्मूले से डेफिनेशन लर्न करना सीखो, ठीक है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो वर्क जो इस फॉर्मूले से निकलता है उसमें फोर्स जो है वो कांस्टेंट होती है। अगर फोर्स बदल रही है, कभी कुछ हो रही है कभी कुछ हो रही है, तो उसका डिफरेंट फॉर्मूला है, या फिर हम अलग अलग फोर्स से अलग अलग वर्क निकालेंगे फिर उनको ऐड करेंगे, या जो भी है रूल के हिसाब से। तो इस सेम फॉर्मूले से वो डिस्प्लेसमेंट, उस पूरे डिस्प्लेसमेंट में फोर्स यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तब जाके ये फॉर्मूला यूज होगा। क्योंकि अगर फोर्स कहीं ज्यादा कहीं कम हो गई तो आप कौन सा वहां पे फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, तो हर फोर्स के हर अलग अलग मतलब 3 दफा फोर्स चेंज हुई तो तीनों दफा फोर्स का वर्क अलग अलग निकालेंगे। विजिट के लिए अगर इसी फॉर्मूले से सारी वर्क निकालते हैं तो इट शुड बी क्या कंपलसरी है कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए थ्रू आउट द गिवन डिस्प्लेसमेंट, थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट, पूरे गिवन डिस्प्लेसमेंट के अंदर। अब अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है सीधा जा रहा है, फिर उसका डिस्प्लेस डायरेक्शन चेंज हो गई तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन बदल जाए या अमाउंट मैग्नीट्यूड बदल जाए तो वेक्टर क्वांटिटी बदल जाती है। अब ये स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डायरेक्शन बदल गई, ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। अब हमें वर्क निकालना है, तो इस वर्क का ये वर्क जो हम निकालेंगे इसके अंदर फोर्स भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए कांस्टेंट, और यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट नहीं। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक इकट्ठा वर्क नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फोर्स कांस्टेंट हो सकती है लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये वर्क अलग निकलेगा और ये वर्क अलग निकलेगा। इसका ये डिस्प्लेसमेंट अलग है, डायरेक्शन चेंज हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट अलग है। तो थ्रू आउट द गिवन डिस्प्लेसमेंट, यदि एक ही गिवन डिस्प्लेसमेंट है, यदि एक ही वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट की, तो उसमें वर्क भी कांस्टेंट होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है डायरेक्शन की वजह से या फोर्स बदल रही है, तो ये फॉर्मूला यूज, और ये आप पढ़ोगे हायर क्लास। इसका एक रूल तो ये अलग अलग निकालो, और दूसरा रूल ये कि हायर क्लास में यू विल लर्न और मोर फॉर्मूले। इज इट क्लियर? 10th तक 9th तक हमारे कोर्स में से यही है, कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिक्शन इज डिस्प्लेसमेंट, देन द वर्क विल बी प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? अच्छा, अब हम आ रहे हैं, इसके बाद हम एनर्जी पे आ रहे हैं। एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? क्या है एनर्जी? कैपेसिटी। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एनर्जी का पता हमें वर्क से चलता है। हम अगर काम अगर हो रहा है तो वो एनर्जी के बिना काम नहीं हो सकता। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर भी हम ये वर्ड यूज करते हैं कि भाई ये इनमें एनर्जी कम है, ये ज्यादा काम नहीं कर सकते। हमारी जनरल डेली लाइफ में भी यूज होता है, एनर्जी कम है इसलिए ज्यादा काम नहीं कर सकते। थक जाता है आदमी, कहते हैं मेरी एनर्जी नहीं है, चलने का होता है यहाँ से वहाँ तक जाना है, 2 किलोमीटर जाना है, मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है। अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं। तो एनर्जी होती है तब वर्क होता है, एनर्जी नहीं होती तो वर्क। अब सुन लीजिए ध्यान से, एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स है। आपने पढ़ा है क्या नाम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन एनर्जी को हम खत्म नहीं कर सकते। ये पढ़ा है हमने, ठीक है? अब आपने देखा है कि ये लाइट है, ये एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और लाइट की डेफिनेशन भी यही है, दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। आप पढ़ोगे ना 8 में 10 में जाके, वो लाइट कहलाती है। फिर साउंड भी एनर्जी है। साउंड की डेफिनेशन क्या है? इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, produces sensation of या which is detected by sense of hearing। एक ही बात है, बात समझ में आ गई? ये भी heat is also energy, we know it, है ना? Which form of it is a form of energy which क्या नाम है, changes the temperature, it changes the temperature, जो heat बढ़ने से कम होने से changes the temperature। लेकिन ये सॉरी, इसमें गड़बड़ है। हमने उसमें पढ़ा था फिर केमिस्ट्री के अंदर कि जब किसी चीज का स्टेट चेंज हो रही हो तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है ना, विच में चेंज टेम्परेचर कहना चाहिए। इट ऑलवेज चेंज टेम्परेचर इज होगी नहीं, तो द स्टेट इज चेंजिंग, देन द एनर्जी इज यूटिलाइज इन चेंजिंग द स्टेट। वो स्टेट, क्योंकि एनर्जी जब स्टेट चेंज हो रही होती है तो नई स्टेट चेंज नहीं हो रही होती, एनर्जी की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, कम होने से टेम्परेचर कम होता है। लेकिन अगर स्टेट चेंज हो रही है तो वो एनर्जी से टेम्परेचर पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो एनर्जी कहाँ पे यूज हो जाती है, स्टेट चेंज होने में लग जाती है। हमने आपको फिर केमिस्ट्री में ये बात पढ़ाई है, लेटेंट हीट ऑफ जो हमने कराया था। ये बात समझ में आ गई? तो हीट भी एनर्जी है, साउंड भी एनर्जी है, लाइट भी एनर्जी है। तो अब हम डिफाइन कैसे करेंगे एनर्जी? तो इसकी डेफिनेशन है कि एनर्जी इज ए फॉर्म, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी बिना एनर्जी के हम काम नहीं कर सकते। तो दूसरा तरीका, द अमाउंट ऑफ वर्क व्हिच एन ऑब्जेक्ट कैन डू, दैट इट इज नोन एज इट्स, कितना अमाउंट वो कर सकता है, कर चुका है वो एनर्जी यूटिलाइज हो गई, लेकिन और कितना कर सकते हो उसकी एनर्जी उसमें बची है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क व्हिच एन ऑब्जेक्ट कैन डू इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। ये आसान डेफिनेशन है, कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी का मतलब ये है कि कितना मैक्सिमम वर्क हम कर सकते हैं, वो उसकी एनर्जी कहलाती है। ठीक है? एनर्जी की एक चीज और भी है, एक होती है मैकेनिकल एनर्जी। जब कोई चीज वर्क कर रही है और हम उस वर्क को नाप रहे हैं, तो अब उसके अंदर मोशन पैदा हो रहा है,
सर्कुलर मोशन है या लीनियर मोशन है, तो वो हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं टोटल। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन मैं अभी देता हूँ। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जनरल डेफिनेशन एनर्जी की क्या है? इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अब आप देखिए, आपने देखा होगा जब बहुत जोर की आवाज होती है, धमाका होता है, तो हमारी जो खिड़कियां हैं शीशे टूट जाते हैं, हमारा जो गिलास रखा है वो हिल जाएगा। तो अब वो जो हिल रहा है, तो उस एनर्जी की वजह से हवा में वाइब्रेशंस पैदा हुई, हवा के अंदर मॉलिक्यूल्स मोशन में आए, उन्होंने फोर्स लगाई उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे गिलास है उसके ऊपर, उसके अंदर गिलास क्या करने लगा? मूव करने लगा। तो उस फोर्स की वजह से मोशन पैदा हुआ। ठीक है, तो अब जब भी कभी फोर्स की वजह से मोशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, चाहे वो थोड़ा सा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, तो वो हम कहते हैं ये वर्क हुआ है। तो इसका मतलब है कि जब वाइब्रेशंस की वजह से हवा में जो वाइब्रेशंस पैदा हुई, तो उसके जो मॉलिक्यूल थे जब वो आके टकराते हैं, तो वो फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स से मोशन पैदा होता है। अब जब वो पत्ते हिलते हैं बहुत जोर से, अगर क्या नाम है फूंक मारते हैं आप, है ना, चीज उड़ने लगती है, हवा आगे बढ़ जाती है, छोटा सा पत्ता है या कागज है, तो आपकी फूंक से हवा में मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स लगी, मॉलिक्यूल्स ने जाके उस ऑब्जेक्ट को हिलाया, तो उस ऑब्जेक्ट ने वर्क किया, तो ऑब्जेक्ट से हिला फोर्स के। ये सीधा सा रूल है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एन ऑब्जेक्ट मूव इन द, तो उसने काम किया है, ये वर्क हुआ है। तो फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स मूव मारने से भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, छोटा पत्थर है मूव करेगा, पत्ता है या और छोटी कोई चीज है, फोर्स मूव से मूव मारेंगे, उसमें मोशन पैदा होगा, इसका देखो वर्क हुआ है। ये बात समझ में आ गई? तो अब लाइट से भी होता है। अब आजकल तो लाइट से सेल बनने लगी, लाइट उसको बोलते हैं, क्या नाम है, कौन से सेल बोलते हैं? सोलर सेल, है ना, जो लाइट में काम करते हैं, आपकी कैलकुलेटर में लगे होते हैं, वो लाइट जो होती है उसको कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, काहे में, और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो आगे जो पार्ट्स है उनको मूव करती है, जब वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो है वो करंट पैदा करती है और उसमें वो पार्ट मूव करने लगते हैं। तो बेसिकली लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा हुई, इलेक्ट्रिक एनर्जी से वर्क हुआ, तारे होती है, छोटी छोटी बच्चों के खिलौने होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो एनर्जी का मतलब चाहे वो पोटेंशियल, चाहे वो आपकी लाइट एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे कोई सी भी एनर्जी हो, उनके अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन एक चीज कॉमन है कि एनर्जी से काम होता है। एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग वर्क, इसलिए डेफिनेशन जो हम एनर्जी की देते हैं वो क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब इसमें दो तरह की एनर्जी जो है, एक होती है मोशन की वजह से एनर्जी, जिसमें तो ऑलरेडी मोशन है उसमें भी एनर्जी होती है। वो कैसे पता चला उसमें मोशन है? कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट जब किसी चीज से टकराता है तो उसको भी मूव करा देता है। अब जब वो टकराएगा तो उससे फोर्स लगी, और फोर्स लगने में दूसरा ऑब्जेक्ट जो था वो मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मूविंग ऑब्जेक्ट भी वर्क में कन्वर्ट हो सकता है ना? आपने देखा होगा ये क्या नाम है, आप भागे में जा रहे हैं, किसी से टकरा गए किसी चीज से, फिर वो रखी है, कुर्सियां रखी है, साइकिलें खड़ी हैं, आपसे टकराएगा, गिर जाती है, मूव कर जाते हैं। समझ में आई बात? गाड़ियां होती है, वो जब टकराती है, पीछे वाली गाड़ी आगे वाली गाड़ी से टकराएगी तो वो आगे वाली गाड़ी आगे मूव कर जाती है। तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट को अपने फोर्स लगाई, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट फोर्स वो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें फोर्स लगी वो मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि उसने वर्क किया। अब ये जो वर्क हुआ है ये उस मूविंग ऑब्जेक्ट के टकराने से हुआ है, तो इसका मतलब है मोशन की वजह से भी वर्क हो सकता है। ठीक है, देखिए जब वो खड़ा होते, दो गाड़ियां खड़ी है, खाली खड़ी है, कोई फोर्स नहीं लग रही, एक गाड़ी मूव करेगी, मूव करके टकराएगी तब फोर्स लगेगी, तब उसमें मोशन, दूसरी गाड़ी में मोशन पैदा होगा। तो इसको एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी काइनेटिक के पहले मोशन, इसलिए काइनेटिक होता है, ये गाड़ियां आती है। तो एनर्जी प्रेजेंट बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्योंकि जब वो मोशन में होती है, अच्छा जब वो रुक जाएगी
तो वो जो मोशन वाली एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी। इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन कराएंगे बाद में। वो फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम। अच्छा यहाँ मैंने क्रॉस लगा दिया क्योंकि मास का स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के साथ वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें तो डॉट भी लगा सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि मास इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। वी स्क्वायर जो है ये डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। जब किसी क्या नाम है वेक्टर क्वांटिटी को स्क्वायर में कर दे, जैसे करंट है तो उसको हम स्क्वायर में कर दे तो इस करंट को जब हम स्क्वायर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आई डॉट आई डॉट आई। तो ये को इसको लिखेंगे तो v इंटू वी क्रॉस वी भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? v डॉट वी लिखेंगे। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट तो समझने का है, काइनेटिक एनर्जी जब तक नहीं होगी जब तक मास ना हो। जैसे लगा काइनेटिक एनर्जी सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट में हो सकती है जिसमें मास है। ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका वो कॉन्सेप्ट है जो आगे काम आएगा। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? केमिस्ट्री के अंदर एक जगह इसका यूज होता है। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? दूसरा क्या इसमें कंडीशन है कि उसमें जिस जो है वो मोशन, वो जो है क्या पैदा कर रही है? मोशन पैदा, उसमें वेलोसिटी भी है। पार्टिकल है उसमें मास है लेकिन मोशन नहीं है। जैसे ये टेबल खड़ी है, इसमें मास तो है, हम सब जानते हैं, लेकिन ये मूव नहीं कर रही। दो कंडीशन से काइनेटिक एनर्जी की, तो उसमें मास होना चाहिए और एक को मूव करना चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए उसमें। अब ये टेबल है, ये मास है लेकिन मूव, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है नहीं है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जब तक है तो उसमें मास होता है, लेकिन जो को मूव नहीं कर रहा इसलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो मानेंगे, लेकिन वेलोसिटी जीरो, तो जीरो इनटू समथिंग जीरो होगा। तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या है कि दिस एनर्जी विच इज ऑब्जेक्ट प्रेजेंस ड्यू टू इट्स मोशन, यानी मोशन होगा तब वो एनर्जी होगी, अगर मोशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई आपको? अब ये जो है ये मैकेनिकल एनर्जी की एक टाइप है। दूसरा क्या है? एनर्जी प्रेजेंस ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। क्या? पोजीशन और उसकी बनावट, कॉन्फ़िगरेशन। ये जो एनर्जी होती है जो पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आती है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी स्टोर्ड एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। कोई भी स्टोर्ड एनर्जी, यानी जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, अब उसमें एनर्जी स्टोर हो गई है, और वो जब वो रिलीज करेंगे तो उसके चारों तरफ जो हमने रोक लगा रखी है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी याद लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका फॉर्मूला है। मिसाल के तौर पे आपने एक बॉल ली, पहली खुद ही समझ लीजिए रबड़ की बॉल, आप उसको जरा सा दबा दीजिए, फोर्स लगा के, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। कॉन्फ़िगरेशन बनावट को कहते हैं। जब आपने उसको भीजा तो उसकी बनावट चेंज हो गई। अब आप जो ही हाथ हटाएंगे तो वो रबड़ जो पिचका था वो रीगेन करेगा अपना शेप। क्या करेगा? वापिस आएगा नहीं आएगा? आप देखते हैं तो जब वो वापिस आ रहा है तो इसका मतलब है वो मूव कर रहा है। वो हिस्सा क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? और मूव कर रहा है, फोर्स की जो उसके ना एनर्जी जमा हो गई थी, इसका मतलब मूव क्यों कर रहा है? बिना एनर्जी वो करना वर्क कर रहा है, और बिना एनर्जी के वर्क कर नहीं सकता। तो जो हमने उसको उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करी थी तो उसके अंदर एनर्जी जो थी वो जमा हो गई थी। जो ही हमने उस फोर्स को हटाया जो उसको रोके हुई थी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के बाद, वो वापस अपनी। सबसे आसान एग्जाम्पल है आपकी स्प्रिंग की गाड़ी, उसमें क्या नाम है, आप खिलौने आते हैं चाबी वाले, या आपका वॉच है, जब आप उसकी क्या नाम है उसको चाबी देते तो इलेक्ट्रॉनिक वॉच आती है, लेकिन जो चाबी वाली वॉच पहले भी थी कि उसको चाबी देते फिर वो चलती है। तो वो क्या होता है, स्प्रिंग जो है वो उसका शेप बदल जाता है, उसकी पोजीशन, उसका स्ट्रक्चर बदल गया, उसमें एक रिम वो हो गया, वाइंड अप हो गया वो एक दूसरे में।
जब आप फोर्स हटा लेंगे, जो फोर्स ने उसको रोक रखा है, अब वो क्या होगा, खुलना शुरू हो जाएगा। जब वो खुलना शुरू होगा, उसके साथ सुइयां जुड़ी हुई है, वो मूव करेगी, और सुइयां मूव कर रही है, इसका मतलब वो वर्क कर रही है। वो वर्क क्यों हो रहा है? क्योंकि स्प्रिंग जो है वो वापस उसी शेप में आ रहा है जिस शेप में से आपने उसको बदला था। समझ में आया? जब आपने उसको वाइट करके छोड़ दिया, अभी मूव नहीं कर रहा, आपने उसको पकड़ रखा है, अभी मूव नहीं कर रहा, लेकिन जो हटाएंगे तो वो मूव करने लगेगा, वापिस उसी शेप में आएगा, खुलेगा वो, उसमें एनर्जी आ गई। तो ये जो एनर्जी उसमें स्टोर हुई है, ये एनर्जी उसमें स्टोर हो गई हमारे एक एक्शन की वजह से। ये एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। जितनी भी स्टोर है, मिसाल के तौर पे आपका जो कोयला है ना, इसमें ये जो होती है, इसमें केमिकल एनर्जी होती है। ये केमिकल एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो उसमें स्टोर होती है। इसको आपका क्या नाम है, डैम है पानी का, जैसे ऊपर से पानी गिरता है, तो वो पानी ऊपर था, अब जब वो सीधा चल रहा था तब भी उसमें, लेकिन तब काइनेटिक एनर्जी होती है, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है। लेकिन जब वो ऊपर रुका हुआ है, अब आपने उसका रिलीज कर दिया यहाँ से, जो रुकावट थी पानी को रोकी हुई थी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि वो रुका हुआ है वहां पे। क्या है वो? मैं आपने सीधा सा है, आपने टैंक में पानी भरा, उसके ऊपर रखा हुआ है कहीं पे छत के ऊपर, उसमें उस वक्त काइनेटिक एनर्जी नहीं है। क्यों नहीं है काइनेटिक एनर्जी? तो मोशन नहीं है। अब आपने उसका जो टेप था, वो नल जो था वो खोल दिया, जब ऊपर से पानी निकलेगा, अब वो पानी तेजी से आ रहा है, रास्ते में कोई चीज आएगी, कोई भी चीज आएगी हल्की फुल्की हो, जल्दी मूव कर जाएगी, वो उस पर टकराएगा, उसको मूव करा देगा। जिस कारण वो पानी जो है वो क्या कर रहा है, वो मूव करने में वर्क कर रहा है। तो वो एनर्जी उसमें कहां से आई? जो एनर्जी जो हमने उसमें स्टोर की थी, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अगेंस्ट ग्रेविटी अगर हम इसको ले जाए तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। पत्थर है, मैं उसको ऊपर ले आकर रखूं तो आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूं। काम किसको हो रहा है? पत्थर पे, क्योंकि वो उसको मूव करा रहा हूं, तो वर्क तो हो रहा है ना? किस डायरेक्शन में हो रहा है? जमीन से उठा के मैं ऊपर लेके जा रहा हूं। अब वो पत्थर ऊपर रखा हुआ है, और जब रुका, रुक गया, ऊपर ले आके छत पर रख दिया, तो उसमें नहीं काइनेटिक एनर्जी नहीं है, नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो रुका हुआ है, मोशन नहीं है। लेकिन जो मैंने उसको ऊपर ले आके वर्क किया, वो वर्क उसमें एनर्जी के फॉर्म में जमा हो जाएगा। और जब हम उस पत्थर को छत पे से रिलीज करेंगे तो वो मूव करेगा, और उसके अपने साथ और भी उसके साथ कोई रास्ते में कोई चीज आ जाएगी, उसको भी मूव करेगा। तो वो जो एनर्जी उसमें स्टोर हुई थी, उससे मूव कर रहा है। और कब तक मूव करेगा? तो वो जमीन पे ना पहुंचे। जमीन पे पहुंच जाएगा तो हमने जमीन को लेवल को जीरो मान के चलना है, कि जमीन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो ये मान के चलना है। जमीन से उठा के ऊपर ले गए, उसमें पोटेंशियल एनर्जी जमा हो गई। जब हम रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, वो वापस जमीन की तरफ आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ठीक है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट। तो हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी, और जमीन की हाइट को हम जीरो मान रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और जब वो जमीन पे वापस आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट जीरो होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ये पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म है। केमिकल एनर्जी भी टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। पानी जो है वो आपने ऊपर डैम में ले आके स्टोर कर दिया, ये अगेंस्ट ग्रेविटी आप उसको ऊपर लेके गए, अगेंस्ट ग्रेविटी आपने उस पर वर्क किया, तो वो जो वर्क था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और तो पानी के अंदर क्या हो गया? जमा हो गया। समझ में आ गई बात? जितनी भी स्टोर्ड एनर्जी होती है, दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब वो जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, उसका फॉर्मूला क्या है? mgh है, mgh। m क्या है उसका? मास। इसका मतलब है अगर किसी में मास नहीं है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी, मास नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। समझ में आ गई? दूसरा उसकी हाइट, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर फॉर्मूला यूज होता है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज अगर हुई है
तो उसका फॉर्मूला ये नहीं। तो अर्थिंग जब आपने उसको क्या नाम है दबाया, रबड़ की बॉल को दबाया या स्प्रिंग को आपने घुमाया और उसको वाइंड अप कर दिया, वाइंड कर दिया, स्प्रिंग को वाइंड अप नहीं सॉरी वाइंड कर दिया स्प्रिंग को घुमाकर, बात समझ में आ रही है? तो उसमें वो ग्रेविटेशनल वाला मामला उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ग्रेविटेशनल मामला जब इन्वॉल्व होगा जब हाइट चेंज होगी, हाइट बढ़ेगी या हम जमीन की लेवल को जीरो मान के चल रहे हैं, जमीन से हाइट बढ़ेगी या कम होगी तब वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। उसको शॉर्ट फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि है वो पोटेंशियल एनर्जी। वर्ड ग्रेविटेशन हम कभी कभी यूज नहीं करते हैं, अंडरस्टूड है कि भाई जो बात कर रहे हैं कौन सी एनर्जी की कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की। कोयले में जो एनर्जी जब है, जब जलाते हैं तो हीट एनर्जी निकलती है, कोयला जलाते हैं तो हीट निकलती है ना, और हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहां से निकल रही है? कोयले में से निकल रही है। इसका मतलब कोयले के अंदर जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो रही है हीट में, तो वो कौन सी एनर्जी थी उसमें? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी जनरल नाम है, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है? केमिकल एनर्जी। वो केमिकल्स जो है वो हीट पैदा करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो जितनी भी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जीज है वो सारी पोटेंशियल एनर्जी की कैटेगरी में आती है। उसमें से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है जिसका फॉर्मूला mgh है। इसमें आप न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब मैकेनिकल एनर्जी जो है कौन सी? मैकेनिकल एनर्जी। किसी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? तो मैकेनिकल एनर्जी दो हिस्सों में डिवाइड होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो मैकेनिकल एनर्जी विल बी ऑलवेज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों का सम जो होगा वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी इज डिवाइडेड इन, अब अगर मान लो हाइट किसी पर्टिकुलर हाइट का ऑब्जेक्ट जाके रुक गया, मान अगर हमने उसको रोक दिया, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जहां से हम हाइट नाप रहे हैं ग्राउंड लेवल से, जब वो वहां पहुंच जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि हाइट जीरो हो जाएगी। लेकिन उस बीच में वो ग्राउंड को टच करने वाला था, क्या था? टच करने वाला। टच होने के बाद रुकेगा, उससे पहले नहीं रुकेगा। वो टच करने वाला वो सब उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि जब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही होती है वेलोसिटी बढ़ रही होती है। मैक्सिमम कब होती है? जब वो जाकर टच करता है, बिल्कुल टच करते हो। तो मैक्सिमम वेलोसिटी से जब हम निकालेंगे तो वो मूव कर रहा है, तो मूव करने का मतलब कौन सी एनर्जी हो गई? काइनेटिक एनर्जी। जब हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी। जस्ट टचिंग टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हम हाइट से निकालते हैं। जब जस्ट टच कर रहे हैं तो हाइट जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसी तरह आप देखिए, इसमें और भी मिसालें मैं आपको देता हूँ ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये बात आपकी समझ में आ गई कि सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी टुगेदर इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ये बात समझ में आ गई? अब इसमें देखो, मान लीजिए वो है आपका पेंडुलम। पेंडुलम जब घड़ियों में जैसे होता है, आपने एक पत्थर, स्ट्रॉन्ग बड़ा पत्थर, मजबूत पत्थर, वो एक धागे से मानो एक कील से टांग दिया। अब वो जो पेंडुलम है यहाँ से टंगा हुआ है और ये पत्थर है, ये पेंडुलम है। इसको पेंडुलम जो है आगे की डेफिनेशन से आप करेंगे। हैवी वेट सस्पेंडेड with the help of a thread with the support, इसको कहते हैं, which is free to swing, आगे पीछे मूव कर सकते हैं। वो पेंडुलम की शक्ल में आपने देखो, जो हमारे क्लॉक होते हैं पुराने टाइप के क्लॉक, तो उसमें आप देखते हैं कि मूव करता है, क्या कहलाता है? पेंडुलम ही कहलाता है। तो ये जो पेंडुलम है ये मूव करता हुआ इधर आता है, जब वापस जाएगा फिर इधर आएगा, जहाँ जाके वापस चल जाएगा। इस पेंडुलम को जब ये रुका हुआ है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। क्यों? तो मूव नहीं कर रहा। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसकी पोजीशन की निकालेंगे, ये उसकी मीन पोजीशन कहलाती है, सेंटर पोजीशन। यहाँ वो रुकना चाहेगा, यहाँ से डिस्टेंस चेंज होगा, यहाँ से दूरी बढ़ेगी या कम होगी, तब वो हम छोड़ेंगे तो वो यहाँ वापस आना चाहेगा। जब वो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, और अगर रुका हुआ है तो जैसे हम जमीन को जीरो मान के चल रहे हैं हाइट को, तो अगर जमीन से किसी पत्थर को ऊपर ले जाए तो उसमें जो हाइट गेन होगी उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी।
अब वो पत्थर को रिलीज करेंगे तो कहाँ जाएगा वो? वापिस जमीन की तरफ आएगा, वापिस जमीन की तरफ आएगा, वापिस उसी पोजीशन पे पहुंच गए जहां से उसको लेके गए थे, तो हाइट क्या हो जाएगी? 0। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हाइट के हिसाब से जब आपके ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। लेकिन यहाँ भी अगर हम इस पेंडुलम को मूव कराते हुए पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, ठीक है, हम उसको पोजीशन ए पे ले गए, ये मैक्सिमम दूरी पे उसको हम ले गए, तो अब इसमें एनर्जी स्टोर हो गई है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ रुकेगा नहीं, इसकी पोजीशन नहीं है, ये यहाँ पे जो है, जो ही हम हाथ से इसको हाथ हटाएंगे क्या करेगा ये वापस नीचे की तरफ आएगा। ये बात समझ में आ रही है? वो क्यों नीचे आ रहा है? उसमें एनर्जी आ गई, तो वो एनर्जी इसमें स्टोर हुई है। वो कब स्टोर हुई थी? जब हमने इसको मूव कराया था इसकी 0 पोजीशन से, जिसको मीन पोजीशन हम कह रहे हैं। तो जब हमने इसको मूव कराया था तो हमारी एनर्जी इसमें, हमने अपनी एनर्जी से वर्क करा, इसमें वर्क हुआ है, और वो वर्क इसमें जाके कैसे जमा हो गया? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। वर्क किसने कर रहा है? हमने कर रहे हैं, हम मूव करा रहे हैं, कोई भी मशीन जो उसको मूव करा रही है वो वर्क कर रही है, समझ में आया? और वो वर्क इसमें स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इसकी मेन पोजीशन से, जो इसकी मेन पोजीशन है जहाँ इसको रुकना है, वहां से इसकी दूरी चेंज हो गई, ये कॉन्फिगरेशन चेंज हो गया। छोड़ेंगे ये वापस आएगा, जब वापस आएगा अपनी मेन पोजीशन पे, जो ही यहाँ पहुंच जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। लेकिन ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया जो कहता है कि if a body is in motion it will remain in motion, तो it will continue to move in opposite direction। जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो अच्छा, दूसरी बात ये नीचे की तरफ आएगा तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी अपने सेंटर मेन पोजीशन पे आगे हो जाएगी। मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम एनर्जी मीन यहाँ, क्योंकि जब वो ऊपर से चलेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो कहाँ पे आगे मैक्सिमम होगी? इस मीन पोजीशन पे। तो यहाँ वेलोसिटी है, मास तो है इसमें पहले से, तो कौन सी एनर्जी होगी यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। आगे हम प्रूव करेंगे। हाँ, हाइट तो रहेगी ना सर जमीन से, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है जो हम जमीन से नापते हैं। बाकी हमने अभी इस बार एग्जांपल दी कि हमने बॉल को पिचकाया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, कॉन्फ़िगरेशन से भी एनर्जी आती है, उसका फॉर्मूला mgh नहीं है, उसका डिफरेंट फॉर्मूला है, वो उसके उसी हिसाब से नहीं, दो तरह के हजारों पोजीशन बन जाएंगी, तो वो हर एक का फॉर्मूला भी अलग अलग हिसाब से बनेगा। जो हम mgh वाला फॉर्मूला हमने ड्राइव करा है वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में? वो पोटेंशियल, वो mgh वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल एनर्जी जो इसमें आप ग्रेविटेशनल फोर्स कब होती है? जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या नीचे जाए, तो वो तो फोर्स तो लग नहीं रही इसमें, तो कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है, इसमें एनर्जी आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन उस एनर्जी को निकालने के लिए mgh वाला फॉर्मूला, अभी मैंने मिसाल दी आपका, जो वो है एग्जांपल दी, कोयला, कोयले में एनर्जी स्टोर्ड है, जब हम जलाते हैं तो हीट एनर्जी निकलती है, तो वो कौन सी एनर्जी इसमें स्टोर थी? क्या बताया था मैंने अभी? केमिकल एनर्जी। अब तुम केमिकल एनर्जी को mgh के फॉर्म में से निकाल लोगे? है वो भी पोटेंशियल, क्या नाम है, फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो फॉर्मूला है ये लिमिटेड उसमें यूज होगा, कब यूज होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम मूव करेंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज, तो कैन यू यूज दिस फॉर्मूला इन केस ऑफ पेंडुलम? नहीं यूज होगा, बात समझ में आए? लेकिन इसकी पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन बदल गई, यहाँ जाके रुक जाता है, यहाँ तक मैक्सिमम आ रहा है हमारी जो अपने फोर्स लगाई, तो यहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, छोड़ देंगे तो ये वापस जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, और मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होगी? जब वो इस पॉइंट को 0 मान लेते हैं, इस पॉइंट को 0 मान लेते हैं, जब वो कौन से पॉइंट पे आ जाएगा? 0, या इसको m मान लेते हैं, मीन पोजीशन को मतलब m। तो जब वो m पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई, क्योंकि जहां से गए था वही वापस आ गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी मैक्सिमम है, और क्योंकि वेलोसिटी है तो वो रुकेगा नहीं। कौन से लॉ की वजह से नहीं रुकेगा? लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
वो अपने मोशन की वजह से, वो अपनी इनर्जी की वजह से मूव करता जाएगा। जब मूव करेगा वो वाई की डायरेक्शन में, अगेन उसकी वेलोसिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। समझ में आया? यहाँ आके वेलोसिटी फिर जीरो हो जाएगी, और जब यहाँ आके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो कौन सी एनर्जी जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, पोटेंशियल नहीं, क्योंकि मोशन से जो एनर्जी पैदा होती है वो काइनेटिक एनर्जी, तो वेलोसिटी जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। लेकिन मीन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी पर है, जब जितनी मीन पोजीशन से पोजीशन ज्यादा होगी उतनी क्या पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी पी पॉइंट बी पे, क्या कम होगी, ज्यादा होगी, जीरो होगी। जीरो पॉइंट काय पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर। तो वेलोसिटी यहाँ पे आगे जीरो हो जाती है, तो कौन सी एनर्जी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन से डिपेंड करती है, अपनी मीन पोजीशन से कितनी दूर है, तो हर चीज अपनी मीन पोजीशन पे आना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जीरो नहीं होगी। क्यों मैक्सिमम क्यों होगी, क्योंकि इससे और ऊपर, ये से और आगे ये नहीं जा सकता। ये हम इस तरह का बना रखा है कि ये इससे आगे नहीं जाएगा। जैसे हाइट है, आप जो हाथ से और ऊपर भी ले जाओगे तो जहां पे आप ले जाओगे वहां छोड़ोगे वो मैक्सिमम दूरी हो जाएगी इसकी मीन पोजीशन। तो वहां तक का, वहां जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो उसकी मैक्सिमम हाइट आपने अटेन कराएगी। जो है आप छोड़ेंगे तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसकी वजह से ये वापस मूव करेगा। किधर, किस डायरेक्शन में, जहां ये आना चाहता है। कौन सी पोजीशन पे आना चाहता है, पत्थर जो है जो आप जमीन से उठाते हैं और ऊपर लाके आप छोड़ते हैं, तो इसकी मेन पोजीशन सरफेस ऑफ द अर्थ थी, तो जो है आप छोड़ेंगे कहाँ जाएगा ये, वहां जाएगा, वहां जाके फिर जीरो हो जाएगी। तो ये वापस अपनी जगह आएगा मेन पोजीशन की तरफ। तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगी, क्योंकि जितना मेन पोजीशन के करीब आता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। और फिर क्या होगा, जब मेन पोजीशन के ऊपर पहुंच जाएगा पोटेंशियल एनर्जी जीरो, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, पॉइंट पर रुकेगा नहीं, क्योंकि नीचे आते हुए वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इस तरह से अब किसी जगह पे अगर आप ये दोनों एनर्जी निकाल लें तो इनका जो मान लो इनका आंसर x है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, दोनों का सम करेंगे x आएगा। बीच के किसी पॉइंट को हम लेंगे, अगर बीच के किसी पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे पोजीशन अपनी मेन पोजीशन से भी दूर है, इसका पोटेंशियल एनर्जी इसमें है और मोशन भी है इसके अंदर क्योंकि वापस जा रहा है, इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है। तो लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम से कम होगी और काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम से क्यों कम होगी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन से आगे होती है, मीन पोजीशन से पहले उसकी वेलोसिटी कम होगी। बात समझ में आए, तो वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कम होगी तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, जब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तभी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी से कम वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो जो वेलोसिटी कम है ना, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि मीन पोजीशन से थोड़ा दूर है, वो मीन पोजीशन पे आगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, मैक्सिमम दूरी पे जाए तो मैक्सिमम होती है पोटेंशियल एनर्जी। बीच में हो तो बीच में जीरो पोजीशन और मैक्सिमम दूरी के बीच में है वो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, लेकिन दोनों का सम वही x आएगा। यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल निकालें किसी फॉर्मूले से, तो जहाँ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का सम यहाँ निकालेंगे वो भी वही आएगा, ठीक। टोटल सम पोटेंशियल एनर्जी और इज इक्वल टू प्लस काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी। अब इसी को हम आगे चल के पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन ए गिवन सिस्टम एनर्जी नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। तो जो हम प्रूव भी करेंगे, इसको हम प्रूव भी करेंगे, डेरिवेशन हमारे उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं, वो हम प्रूव करेंगे। एक स्टोन को ऊपर ले जाएंगे मैक्सिमम हाइट के ऊपर, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और उसके बाद हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी बीच में निकालेंगे मैक्सिमम हाइट से कम, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम ग्राउंड लेवल पे निकालेंगे और तीनों आउटपुट काइनेटिक एनर्जी भी तीनों पोजीशन पे निकालेंगे। जब हम इनको सम करेंगे तो तीनों दफा सम
सेम आएगा। इसका अलग है, जो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ थी टोटल वो यहाँ भी थी, वही यहाँ भी थी, तो सभी ड्राइव करेंगे कि एनर्जी के नेचर भी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। और प्रूफ है हमारे दोस्त, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। आगे आपकी बात समझ में? तो अब बीच में दोनों का सम जो आएगा वो कितना आएगा? मैक्स जो मैकेनिकल एनर्जी टोटल सम वो एक्स है, वो भी एक्स आ जाएगा। फिर जब यहाँ पहुंचेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। जब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे वो भी एक्स निकलेगी। देखिए ट्रांसफॉर्म वन फ्रॉम टू अनदर। फिर यहाँ बीच में निकालेंगे हम अलग अलग है, तो दोनों कम होगी, काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी वजह कि काइनेटिक एनर्जी इसलिए कम होगी कि वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं पहुंची, वेलोसिटी कम है, मैक्सिमम वेलोसिटी से कम है। और पोटेंशियल एनर्जी इसलिए कम होगी कि जो मेन पोजीशन थी वहां से जितनी कम दूरी होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी कम होगी। तो दोनों कम है, लेकिन जब दोनों का सम निकालेंगे तो वो भी एक्स निकलेगा। कितना? एक्स निकलेगा। ये पॉइंट तो हमने मैक्सिमम दोनों का सम एक्स मान रखा है, मैंने पहले बता दिया आपको। ये पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम है, इसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अब कोई पूछे व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी एट ए पॉइंट, तो आप क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी एट ए पॉइंट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन में रिपीट कर रहा हूं, क्या? इट इज एनर्जी व्हिच एन ऑब्जेक्ट possess due to its motion, by virtue of its motion। मोशन की एनर्जी होती है, मोशन की वजह से उसमें इतनी वो दूसरी चीज को मूव करा सकता है, उसमें दूसरी चीज का वर्क पैदा कर सकता है। तो मोशन की वजह से जो वर्क पैदा करता है उसलिए पैदा करता है कि इसका उसमें एनर्जी थी। ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनी काइंड ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, है ना? आपको लेंगे द एनर्जी व्हिच एन ऑब्जेक्ट possess due to its by virtue of its position from mean position। these are the factors में ऐड कर लो, from mean or due to change in its configuration। the energy an object possess due to position from mean position, due to its position from mean position or due to change in its configuration। जो कॉन्फिगरेशन के चेंज होने से या मीन पोजीशन दूर है, वो जो एनर्जी आती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। वैसे इन जनरल एनी काइंड ऑफ स्टोर्ड एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ये हमारी डेली लाइफ में भी हम ये वर्ड यूज करते हैं कि भाई इसमें पोटेंशियल बहुत है काम करने का। इसका मतलब है पोटेंशियल बहुत है काम करने का, मतलब है वर्क कर, इसके अंदर एनर्जी है जब भी काम करेगा ये, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। आप समझ रहे हैं? इसमें एनर्जी ज्यादा है लेकिन वो काम थोड़ा सा करे तो दूसरी वो तो अलग बात हो गई ना। लेकिन एनर्जी बिल्कुल ना हो तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, लेकिन एनर्जी काम नहीं कर रहा लेकिन एनर्जी है, तो वो जो एनर्जी उसको डेली लाइफ में क्या बोलते हैं कि ही हैज द पोटेंशियल टू डू वर्क, ही हैज द पोटेंशियल। तो कौन सी एनर्जी की बात हो रही है? जो ये चीज किसी इंसान में किसी चीज में जमा होती है। तो ऑल काइंड्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी आगे चल के आप पढ़ेंगे, इज ए टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये जो फॉर्मूला है mgh पोटेंशियल एनर्जी का, ये कहाँ यूज होगा? when the potential energy is due to change in the position from the surface of the earth। when the position is changed from the surface of the earth, तो वो जो एनर्जी होगी वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। और उसका फॉर्मूला क्या है? mgh। But if energy is due to change in configuration, उसका डिफरेंट मेथड होगा निकाल देगा। mgh का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई, आपने गोली स्प्रिंग लिया और उसमें स्प्रिंग के अंदर घड़ी थी या खिलौना था, उसमें वाइंड कर दिया उसे, तो वाइंडिंग से जो उसमें एनर्जी स्टोर होगी वो भी पोटेंशियल एनर्जी, तो वो भी स्टोर्ड एनर्जी। लेकिन हम उस एनर्जी को निकालना चाहे mgh के मामले से नहीं निकलेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है कब यूज होगा? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एनर्जी का यूनिट क्या है? क्योंकि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो अगर मिसाल के तौर पे आपसे हमने पूछा भाई आपके पास 500 रुपए है, आप कितने रुपए की शॉपिंग कर सकते हैं? अब यू आर अलाउड टू डू
और स्पेंड ऑल द मनी। तो आपको 500 रुपये जमा है बैंक आपके पर्स में, वो एक तरह की। अब आपसे कोई पूछे आप कितना वर्क कर सकते हैं, कितनी शॉपिंग कर सकते हैं, 500 रुपये की। भाई आपके पास अगर 500 रुपये जमा है तो 500 रुपये से आप 200 की शॉपिंग कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को, अपनी कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज, लेकिन मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 500 रुपये। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट और नॉट? ज्यादा तो नहीं कर सकते ना, अगर कैश पेमेंट लेके ले रहे हैं। तो एनर्जी जितनी होगी मैक्सिमम वो एनर्जी यूज कर सकता है, उससे कम करेगा तो उसकी बची एनर्जी बची रहेगी। जैसे हमारे पैसे हम 200 रुपये खर्च कर रहे हैं, 300 रुपये बच जाएगी। तो एनर्जी अब जो हमने शॉपिंग की है वो काय में की है, पैसे 500 रुपये खर्च किए, तो जो शॉपिंग की है वो काय में की है हमने, वो भी रुपीज में की है ना। आपको आपसे पूछे आपने क्या खर्चा किया, आप कहोगे 500 रुपये। आपका कितना पैसा जमा था, आप कहोगे 500 रुपये। तो जो स्टोर था वो भी रुपीज था, और जो खर्च किया, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड व्हाट, उसका यूनिट क्या है, वर्क का यूनिट क्या है, जूल। ठीक है, तो वो जूल, वो जो एनर्जी, उसका यूनिट क्या होगा, एनर्जी किसे कहते हैं, अमाउंट ऑफ द अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क व्हिच एन ऑब्जेक्ट कैन डू। तो जो अमाउंट जो वो इस तरह हो गया, जैसे आपको 500 रुपये जमा है, खर्चा कितना किया, 500 रुपये, वो भी रुपये जो खर्च किया, और जो जमा थे वो भी। तो जो आप यूज कर रहे हैं वो जूल है, जो वर्क कर रहे हैं वो जूल में है। वर्क कहां से कर रहे हैं, एनर्जी से कर रहे हैं, तो एनर्जी का यूनिट भी क्या है, जूल है। ये बात समझ में आ गई? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट आधे सीजीएस यूनिट ले कोई और यूनिट ले कोई बदल जाएगा। एसआई यूनिट जो है वो जूल है। बात समझ में आ गई?